कि रेंडमली आप 10 चीजें उठाइए, उसका एक समूह बना दीजिए, अगली 10 चीजों का एक समूह बना दीजिए। इस तरह से भी एक समूह बनाए जा सकते हैं कि 10-10 कैंडिडेट के हमने समूह बना दिए और उसमें हमने कोई ख्याल नहीं रखा। जैसे मान लीजिए उनको हमने अलग अलग समूह बना दिए तो समूहकरण हो गया, लेकिन जब कंडीशन होती है एक समूह में जितने भी सदस्य आपने रखे हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनके सभी के गुण समान होने चाहिए और दूसरे ग्रुप से उसके गुण भिन्न होने चाहिए। समानता और भिन्नता, समानता होगी एक वर्ग की जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें समानता होगी और दूसरे ग्रुप है उसमें जितनी प्रजातियां उससे पहला ग्रुप है वो भिन्न होना है। अगर ये गुण के साथ में इस कंडीशन के साथ में जब समूहीकरण किया जाता है तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का एक बार फिर से मीनिंग, वर्गीकरण का मतलब समूहीकरण है, लेकिन समूहीकरण विशेष शर्तों के साथ में। शर्त ये होती है कि एक समूह में जितनी भी प्रजाति आपने रखे हैं, जैसे अभी हमने भीड़ की बात की, भीड़ का अगर वर्गीकरण किया जाए तो भीड़ का वर्गीकरण ऐसे कर सकते हैं कि एक वर्ग में हमने क्या रख लिए, सारे पुरुष रख लिए और दूसरे वर्ग में महिला है। तो एक वर्ग में पुरुष रखे यानी कि सभी के गुण क्या है, समान है, सभी पुरुष हैं, और दूसरे ग्रुप में क्या है, सभी महिला है। दूसरे ग्रुप से पहले ग्रुप के गुण क्या हो गए, भिन्न हो गए, क्योंकि पहले में पुरुष है और दूसरे में महिला है। तो इस तरीके से जब हमने समूहकरण किया तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो पहले नंबर तो वर्गीकरण होता क्या है। दूसरी चीज ये है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, क्यों वर्गीकरण करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि जब हमें अध्ययन करना होता है किसी सिस्टम का, जब सिस्टम बड़ा होता है तो उसमें अध्ययन करने में कठिनाई आएगी। जब सिस्टम बड़ा होगा, छोटा सिस्टम है तो उसका अध्ययन आसानी से हो जाता है, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में प्रत्येक स्पीसीज का, प्रत्येक प्रजाति का अध्ययन करना कठिन होता है। उस कंडीशन में यदि वर्गीकरण कर लिया जाए तो अध्ययन है वो बहुत अधिक आसान हो जाता है। जैसे हमने बात की कि एक ग्रुप बनाया पुरुषों का, तो हमें मालूम है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पुरुष के वो सारे सभी सदस्यों में, तो हम किसी एक का याद कर लेंगे और वो 10 पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमने अध्ययन किया एक का और हमारा काम चल गया 10 का। तो क्यों वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि समूह का गुण याद रखा जाता है, उसमें प्रत्येक सदस्य का याद रखना जरूरी है। जैसे 100 लोग थे, 100 लोगों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तो 10 लोगों का अध्ययन करना पड़ेगा। जो 10 लोगों का अध्ययन किया है वो तो ग्रुप में सभी लोगों के भी सदस्य को उठा लो करके, क्यों जो हमने एक आदमी का अध्ययन किया वही सभी का मिलेगा। तो जहाँ 100 का अध्ययन करना पड़ रहा था वहां 10 का अध्ययन से काम चल जाता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि वर्गीकरण की सहायता से अध्ययन करना आसान हो जाता है। मैं वन वे चल रहा हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे रोक लीजिए। कोई सवाल, कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई चीज ऐसी बन रही हो तो आप मुझे पूछ लीजिए बेटा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, वीडियो में अभी बेसिक चीजों की बात कर रहा था मैं, अभी उस टॉपिक पे तत्वों के वर्गीकरण पे नहीं पहुंचा हूं, अभी सिर्फ मैं वर्गीकरण की बात कर रहा था। जो मैंने बोला है वो आपकी समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, तो जैसे हमने अभी बात की थी कि वर्गीकरण हमने किया, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में ये था कि हमारे पास जो तत्व है, जो तत्व है हमारे पास, हमारे पास तत्व लगभग 100+ एलिमेंट। अध्ययन करना, अलग अलग अध्ययन करना अपने आप में कठिन होता है। ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया है कि हमने उसका वर्गीकरण कर दिया। तो जब वर्गीकरण किया है उसमें कई लोगों ने प्रयास किया है वर्गीकरण का। तो शुरुआत करेंगे जब लोगों ने, यानी हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रयास हुए और वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, इस पूरे को हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास ये सबसे पहले था डोबेराइनर, डोवेरनियर या डोबेराइनर। इनका जो था वो था त्रिक नियम था, यानी कि इन्होंने क्या किया, समूह बनाया, 3-3 एलिमेंट का समूह बनाया। इन्होंने समूहकरण किया। समूहकरण में कंडीशन वही थी कि एक समूह में जितने तत्व रखे हैं उनके सभी के गुण समान हों।
तो इन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उनको कहा था त्रिक। उनको इन्होंने कहा था ट्राइड्स, यानी कि त्रिक उन्होंने कहा था। ये कहा था कि तीनों तत्वों के गुण समान है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि अगर तीनों को क्रम से अगर लिखा जाता है तो पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत भार आता है वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर। तो पहली बात तो इन्होंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप का मतलब आप एक तत्व का अगर अध्ययन कर लेंगे तो तीनों तत्वों के सेम होते हैं गुण। तो पहली चीज तो इन्होंने वो समूह बना दिए। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि पहले के और तीसरे के अगर परमाणु भार का औसत लिया जाए तो वो दूसरे के परमाणु भार के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक त्रिक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये एक इन्होंने ट्राइड्स बनाया है। इसमें हमने बात की थी कि लिथियम का है 7 और पोटेशियम का 7-9। इन दोनों का यदि औसत ले लिया जाता है तो बीच में जो इन्होंने तत्व रखा था तो उन्होंने कहा उसके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बराबर है। तो इस तरीके से इन्होंने तत्वों के द्रव्यमान संख्या की भी, कुछ तत्वों की द्रव्यमान संख्या की भी खोज की और कुछ वर्गीकरण भी करने का प्रयास किया। आगे भी इन्होंने दे रखा है Cl, Br, I, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इस तरीके से इन्होंने प्रयास किया, लेकिन बहुत कम तत्वों के ही त्रिक बनाए। तो इनका प्रयास था, शुरुआत इन्होंने कर दी थी, फिर आगे चल के दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस पर काम किया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया है, अष्टक नियम दिया है। और अष्टक नियम में इन्होंने कहा था कि पहला तत्व, जैसे हमने इनके समूह बना लिए, जैसे इन्होंने 21 तक क्रम बनाया और इस क्रम में कहा था कि पहला तत्व और 8वां तत्व के गुण हमेशा समान आएंगे। आप किसी भी कोई से भी कोई एक तत्व नंबर 1 दे दो, उसका क्रम में 8वें नंबर का जो एलिमेंट आएगा, जैसे पहले का 8वां कौन सा होगा, 8 नंबर है वो तो, और 8 का 8वां नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? 15 हो जाएगा ना फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन से गिना है, फ्लोरीन को अगर 1 नंबर मान लें तो फ्लोरीन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन। तो फ्लोरीन को अगर 1 नंबर देते हैं तो 8वां जो तत्व हो जाएगा वो क्लोरीन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था किसी को आप 1 नंबर दे दीजिए, उसके जो गुण होंगे वो इस क्रम में, इस टेबल में 8वें तत्व वाले के समान हो जाएगा। तो ये वर्गीकरण इन्होंने लगभग 21 तत्वों को वर्गीकृत किया और ये बताया था कि ऐसे ग्रुप बनेगा इसमें कि पहला तत्व, 8वां तत्व, फिर उसका 8वां तत्व, फिर उसका 8वां तत्व। तो जो 8वां तत्व के गुण होंगे उसके सभी के गुण क्या होंगे, समान। बात समझ में आई? ये जो इन्होंने 21 तक तत्व लिखे हैं क्रम से, इसमें आप किसी भी एक तत्व को ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए बोरोन। बोरोन ले लीजिए 4 नंबर का। बोरोन का 8वां नंबर का तत्व कौन सा है? 11। जो एल्यूमिनियम है वो बोरोन से अगर शुरू करते हैं, बोरोन को 1 नंबर देते हैं तो एल्यूमिनियम 8वें नंबर पर आता है। तो उन्होंने कहा था बोरोन और एल्यूमिनियम के गुण समान होंगे। फिर एल्यूमिनियम के बाद 8वां कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम का अगर पहला मान लिया जाए तो 8वां कौन सा होगा? क्रोमियम। क्रोमियम। यस सर। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि इस तरीके से 8वें तत्व के गुण उससे क्या हो जाएंगे, क्रोमियम से समान हो जाएंगे। देख लिया आपने, गिन लिया वैसे? यस सर। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एक सीरीज बनाई उस सीरीज में कहा था कि पहले और 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। हमारे यहाँ संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 नहीं 8 और 8 संगीत 8 होते हैं। नहीं ठीक है सर, 7 ही होते, वो रिपीट हो जाता है लास्ट का 100। हाँ, 8वां रिपीट हो जाता है। सारे गामा पद नी तक तो कितने हैं? 7, और फिर से सा आता है। तो जो सा का जैसे रिपीटेशन हो रहा है कि पहला और 8वां फिर से रिपीट होता है, इन्होंने कहा था इसी तरह से गुणों में पुनरावृत्ति होती है। जैसे संगीत के स्वरों में पुनरावृत्ति होती है, ऐसे इन्होंने कहा था कि इनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है। और ये 63 से 65 में दिया गया था, 1863 से 65 में, और इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नो सर। आगे चलें? यस सर।
यस सर। इसके बाद दिया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी को आप लोग ठीक से देखिए। ये आवर्त सारणी है, वो मूल आवर्त सारणी है मेंडलीफ की, और ये दी गई थी 1871 में। और इन्होंने जो वर्ग हैं यानी खड़ी लाइन है वो 8, यानी कि सवाल अगर पूछे कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी तो कितनी है? 8 है। खड़ी जो रेखा है वो वर्ग कहलाती हैं, और तिरछी रेखाएं वो इसमें 12 है। तो इस तरीके से इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का आधार क्या था? उन्होंने परमाणु भार ज्ञात किए और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में इनको जमा दिया। जैसे हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 हो गया, उसके बाद फिर इससे ज्यादा इनको मिला लिथियम। हाइड्रोजन के बाद इन्होंने लिथियम रख दिया, फिर बेरिलियम रख दिया, फिर बोरोन रख दिया, कार्बन रख दिया। तो इस तरीके से इन्होंने लाइनों के अंदर यानी आवर्त के अंदर परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीफ का आवर्त का नियम क्या था, मेंडलीफ का आवर्त का नियम, तो ये नियम आप लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। देखिए, तत्वों के 2 ही गुण होते हैं, या तो उसके भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण का मतलब उसका घनत्व है, उसकी त्रिज्या है, उसका आयतन है, उसका द्रव्यमान है, ये उसके भौतिक गुण है। तो तत्वों के भौतिक गुण हो सकते हैं या फिर रासायनिक गुण हो सकते हैं। रासायनिक गुण में आता है सूत्रणता है, उसकी संयोजकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आयनन एंथैल्पी है, ये इसके रासायनिक गुण है। तो मेंडलीफ ने कहा था कि भौतिक और रासायनिक गुण हैं, ये परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेंगे वैसे वैसे इन गुणों में भी परिवर्तन होगा। मेंडलीफ का जो नियम था, आवर्ती नियम, उसमें क्या कहा गया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ाएंगे वैसे वैसे तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा। क्रमिक का मतलब होता है कि लगातार या तो वो बढ़ेंगे या लगातार घटेंगे। तो इसको लगातार बढ़ने को, लगातार घटने को हम कहते हैं आवर्ती फलन। तो यही बात उन्होंने कही थी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों का मतलब परमाणु भार का बढ़ना हुआ या घटना परमाणु भारों पर डिपेंड रहते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि जैसे जैसे परमाणु भार बदलेगा वैसे वैसे तत्वों के गुणों में या तो कमी होगी क्रमिक रूप से या वृद्धि होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? आवर्ती फलन होते हैं। सर ये आवर्ती मेंडलीफ का फलन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, वो घट भी सकता है परमाणु भारों के साथ में और बढ़ भी सकता है, दोनों चीज हो सकती है। मतलब आवर्ती फलन का मतलब हुआ चेंज होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन 2 तरीके से पॉसिबल है। ओके। एक चेंज तो ऐसे हो सकता है एक मिनट, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिए ना। ऐप नहीं है इसमें, मेरे साथ ऐप नहीं है, ऐप डाउनलोड कर, बिना ऐप से कैसे कर जो मैं डाउनलोड क्या है यहाँ पे बुला रहे तो फिर मुझे काय को काम दे रहे हैं। चलो मैं हेलो, हाँ जी। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि हमारे सामने मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मेंडलीफ का आवर्त नियम हमने पढ़ा। आवर्त नियम में हमने देखा था कि तत्वों को कैसे एडजस्ट किया है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन, यानी कि परमाणु भारों के हमने बढ़ते हुए क्रम में इनको एडजस्ट कर दिया। अब इनके जो गुण हैं इन परमाणु भारों पर डिपेंड करेंगे। जैसे हमने कहा था कि या तो परमाणु भार बढ़ रहे हैं तो गुण बढ़ेंगे, या परमाणु भार बढ़ रहे हैं तो गुण घटेंगे। तो इस तरीके से गुणों में जो परिवर्तन, आवर्तिता का मतलब है पीरियोडिक, मतलब लगातार तरीके से बढ़ना। मैं बात कर रहा था परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो चेंज ऐसे हो सकता है कि बढ़ गया, घट गया, फिर और घट गया, फिर बढ़ गया, एक तो ये भी चेंज कहलाता है। और एक चेंज ऐसा हो सकता है कि घट रहा है तो फिर लगातार घटता जाएगा, या बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ता जाएगा। तो जो लगातार वाला है वो कहलाता है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब आवर्ती। तो आवर्ती फलन का मतलब ये हो गया परिवर्तन होगा, लेकिन कैसा होगा? आवर्ती होगा, यानी कि घटता हुआ होगा या बढ़ता हुआ होगा। बात समझ में आ गई? यस सर।
तो ये यहाँ से परमाणु भार है, सारे जो संख्या लिखी हुई है परमाणु भार है। देखिए इसके अंदर अगर आप तीसरा वर्ग देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको 44 और 68 पर कुछ ऐसे क्वेश्चन लगा रखे हैं। इसका मतलब इनका ये था कि कुछ और तत्व है इस नेचर में जो मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन जिसका परमाणु भार 44 होगा उसको जगह ये मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन लगा है, बोले परमाणु भार 44 का कोई तत्व होगा जो यहाँ पर खोजा जाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि 68 परमाणु भार पर, 72 परमाणु भार पर, इन पर तत्व खोजे जाएंगे। तो एक भविष्यवाणी की थी और बाद में सच भी हुई, वो तत्व हमें नेचर के अंदर मिले, खोजे गए और उनको ये स्थान दिया गया। तो जहाँ क्वेश्चन मार गए वहां परेशान मत होना, ये बाद में तत्व खोज लिए गए हैं, आपको अगली आवर्त सारणी में आपको ये तत्व मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने इस टेबल का निर्माण किया। टेबल की विशेषता ये थी कि परमाणु भार था, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। मेंडलीफ ने जो आधार लिया था वर्गीकरण का वो परमाणु भार था। अब बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए सबसे पहला है, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, लेकिन कुछ जगह इनका क्रम टूट गया था। जैसे बात करते हैं ऊपर देखिए, जैसे आर्गन और पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम, तो आर्गन में 39.4 है और पोटेशियम में 39.1 है। तो पहले कौन सा आना चाहिए था, पोटेशियम या आर्गन? बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं तो पहले क्या आना चाहिए? नहीं, आना क्या चाहिए वैसे, पोटेशियम आना चाहिए क्या आर्गन? पोटेशियम। पोटेशियम आना चाहिए था, लेकिन श्रेणी में पहले आर्गन को रखा गया है। इसी तरह से बात कर रहे हैं हम लोग कोबाल्ट और निकल की। तो कोबाल्ट और निकल में देखिए, कोबाल्ट का कितना है 58.94 है और इसका है 96। तो पहले कोबाल्ट आना चाहिए निकल? निकल। अब आप देखिए टेबल में, पहले कौन सा दिया है? इधर देखिए 8वें वर्ग में आइए, 8वें वर्ग में FeCNI दिया हुआ है, वो सी नहीं है CO है। दरअसल ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो पहले क्या दे दिया इन्होंने, कोबाल्ट दे दिया। लेकिन परमाणु भार के आधार पर क्या होना चाहिए था पहले? निकल। निकल। कोबाल्ट और निकल का। इसी तरह से टेलोरियम और आयोडीन को और देखो एक बार, टेलोरियम और आयोडीन। आयोडीन आना चाहिए पहले आपको मिला आयोडीन का कितना है 126, 127 और टेलोरियम का कितना है 128। तो पहले किसको आना चाहिए था? 127 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसको रख दिया पहले? 128 को रख दिया। तो यहाँ पर भी क्रम टूटा है। तो इस तरीके से जो क्रम टूटे हैं उन क्रम के आधार पर हमने कहा कि इसमें कुछ दोष रह गए। दरअसल इन्होंने उस चीज को प्राथमिकता ज्यादा दी थी, किस चीज को, कि एक ही गुण वाले तत्व हैं वो एक वर्ग में होने चाहिए थे। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए इनके जो परमाणु भार वाला जो नियम था वो कई जगह पर टूट गया। तो एक तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि कई जगह पर इनका परमाणु भार का जो क्रम था वो टूटा है। दूसरी बात की थी समस्थानिकों का स्थान। तो देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया ना समस्थानिक आइसोटोप। आप लोगों ने पढ़े हैं ना समस्थानिक, कि भूल गए? किसे कहते हैं समस्थानिक? इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या। सही है। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हमने 3 समस्थानिक पढ़े। आप देखिए हाइड्रोजन के केवल एक परमाणु को स्थान दिया हुआ है, बाकी 2 को कोई जगह ही नहीं दी गई है सावर्त सारणी। तो दूसरी लिमिटेशन ये थी कि समस्थानिकों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान
नहीं दिया गया। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन 12, 13, 14 तीन समस्थानिक होते हैं कार्बन के, 12, 13, 14। अब इसके अंदर आप देखिए कार्बन 12 को तो स्थान दिया हुआ है, लेकिन 13, 14 को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो दूसरी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन तो ये हुई थी परमाणु भारों का क्रम टूटा है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। तीसरा है हाइड्रोजन का ड्वेल नेचर। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये पहले वर्ग के तत्वों के साथ में भी गुणों में समानता दर्शाता है और सातवें वर्ग के तत्वों के साथ में भी गुणों में समानता दर्शाता है। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई, इसकी पोजीशन तो आज तक भी फिक्स नहीं है, इसको पहले के साथ में रखें या सातवें के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन दे देता भी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करके धातु जैसे गुण दर्शाता है, लेकिन बाकी सारे गुण कैसे हैं? धातु जैसे गैसीय अवस्था का पाया जाना, गैसीय अवस्था का पाया जाना धातु जैसा गुण नहीं है, गैसीय अवस्था का में पाया जाना अधातुओं का गुण है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ये भी अधातुओं का गुण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जिस तरीके से ये मुक्त करता है वो गुण अधातुओं का नहीं है, वो गुण किसका है? धातुओं का। इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि धातु वाले वर्ग में रखा जाए या अधातु वाले वर्ग में। तो ये भी मेंडलीफ की लिमिटेशन थी। और उसके बाद असमान तत्वों वाले, जो असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कॉपर, पहले वर्ग को आप देखिए, कॉपर, चांदी, ये तीनों चीज आपको दिख रही हैं, कॉपर, Ag, Au, फर्स्ट वर्ग देखिए, ग्रुप फर्स्ट। नजर आ रही है आपको? यस सर। इन तीनों धातुओं की क्या विशेषता है? कुछ याद आ रहा है? इन तीनों धातुओं का नाम सुनकर किसी चीज से लिंक हो रही है ये तीनों धातु? हाँ जी, कुछ याद नहीं आ रहा? बताइए। सर कौन नहीं आ रहा हो कौन तो सी धातु बताओ। है सर, दोबारा बोलना। कॉपर, चांदी, सोना। D9 ब्लॉक में आती है सर ये धातुएं। बेटा इनके साथ में एक और अच्छी चीज है जो हमारे देश में हम सब लोगों को मालूम है, इनसे सिक्के बनाए गए हैं। इन धातुओं को सिक्का धातुएं कहते हैं। यस सर। पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के सिक्के चलने लगे, उसके बाद कॉपर के सिक्के आ गए। तो इन तीनों धातुओं को हम सिक्का धातुओं के नाम से जानते हैं, इनसे सिक्के बनाए जाते हैं। इनके जो गुण है वो बाकी जो धातुएं वर्ग में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनसे भिन्न है। ठीक है ना? आप देखते हैं कि सोना है, सोने को जैसे विशेषकर बात कर रहे हैं, तो ये कम क्रियाशील धातु हैं, जिनको उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। ये कम क्रियाशील धातु हैं, जबकि सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम की जैसे बात कर रहे हैं, सोडियम हवा से क्रिया कर लेता है, पानी से क्रिया कर लेता है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ये सोडियम। तो इससे एक बहुत ज्यादा क्रियाशील, एक बहुत कम क्रियाशील। तो ऐसा कहा गया कि जो असमान गुण वाले जो तत्व थे उनको एक वर्ग में रख दिया। ये भी लिमिटेशन थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट था कि जो अक्रिय गैसें थी, अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनको देखिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी उसमें इन एलिमेंट्स को, अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन थी। तो इस तरीके से हमने इसकी कमियां देखी, इसके गुण देखे, और ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है? यहाँ तक आगे चलें। उसके बाद बात करते हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। ये 1913 में दी गई थी और हेलो
हेलो सर माइक ऑफ करा दीजिए प्लीज। माइक ऑफ कीजिए बेटा सभी लोग। मुझे आवाज ऐसा लग रहा है जैसे किसी की आवाज कुछ पूछ रहे हैं, इस वजह से मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। जो बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे वो माइक ऑफ कर दीजिए। तो देखिए जैसे अभी बात की थी हमने, अभी मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखी, अब देख रहे हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। ये 1913 में दी गई और ये दी थी मोजले द्वारा, संशोधन करके नई आवर्त सारणी दी गई थी जो मोजले के द्वारा दी गई थी। इस आवर्त सारणी में कहा गया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए हमने परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। इससे ऊपर जो हमने टॉपिक लिया था उसमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मेंडलीफ ने लिया था द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार और मोजले ने लिया है परमाणु क्रमांक। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन में किया, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। यानी कि अगर बात करें मोजले का नियम या संशोधित मेंडलीफ आवर्त सारणी का नियम, तो ये था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब आप देखिए इस टेबल में आप देखेंगे तो इस टेबल में जो हमारे पास वर्ग की संख्या है, वर्ग कितने हैं इसमें? बताइए वर्ग की संख्या कितने बेटा? 8 है सर। ठीक से देखिए, ठीक से। 9 है। 9 है सर, जीरो को लगा के। हाँ 9 वर्ग हैं और 8 प्लस 0 वर्ग भी एक वर्ग है, तो टोटल वर्गों की संख्या होगी इसमें 9। और ये कहा जाता है कि अगर मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की बात करें तो वर्ग की संख्या 8 होगी, और अगर मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी की बात करें तो वर्ग की संख्या 9 होगी। क्योंकि 9 इसीलिए होगी क्योंकि उसमें कुछ तत्व और प्लस हो जाते हैं। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हमारे सामने ये आवर्त सारणी है और इसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा है, और जो अंतिम वर्ग है उसको 0 कह दिया। इसके अंदर आप देखिए वर्ग को हमने उपवर्गों में बांट दिया। उपवर्गों में जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और बी, थर्ड ए और बी, तो ए और बी उपवर्गों में बांटा गया है, जिससे वो जो समस्या आ रही थी कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया, ए और बी करने से वो वर्ग क्या हो गए, अलग अलग। अब आप लोग देख रहे हैं कॉपर एजी और एयू हैं, वो बी वर्ग में रख दिए, फर्स्ट को 2 उपवर्गों में बांट दिया, वो समस्या खत्म हो गई। ठीक है, हमने एक वर्ग में रखी नहीं, हमने तो एक वर्ग के भी क्या बना दी, 2 वर्ग कर दिए। तो उपवर्ग बनने से वो जो कॉन्सेप्ट होता है कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने चाहिए था, वो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ वर्गों को उपवर्गों में बांट दिया। ठीक है, यहाँ तक? वर्ग की संख्या 9 और आवर्त यानी जो क्षैतिज रेखाएं, तिरछी रेखाएं, उनकी संख्या है इसमें 7। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके अंदर आधार रखा गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका जो आधार था यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरी आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट दिया, 4 ब्लॉक बना दिए पूरी आवर्त सारणी के। पहला ब्लॉक है जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक है वो एस ब्लॉक कहलाता है। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं जो येलो वाला है ये डी ब्लॉक है, और ये जो रंग बिरंगा है सभी कलर है इसमें, ये है पी ब्लॉक। और नीचे तो श्रेणियां बनाई गई हैं ऑरेंज और पिंक कलर की, ये है एफ ब्लॉक। तो पूरी आवर्त सारणी को 4 भागों में हमने बांट दिया, 4 ब्लॉक इसके बना दिए। आधार हमने रखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट की
डेफिनेशन देखें कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, तो इसके लिए डेफिनेशन वही हो जाएगी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसी तरह से अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी कक्षक में गया तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी कक्षक में गया तो पी ब्लॉक के कहलाएंगे। और यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि एफ में जा रहा है तो वो एलिमेंट एफ ब्लॉक में रखा जाएगा। तो इस तरीके से इनको हमने 4 ब्लॉक में बांट दिया। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S1 में जा रहा है, S1 में, तो वो एस ब्लॉक का पहला वर्ग कहलाएगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि S2 में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का सेकंड वर्ग कहलाएगा। अच्छा, ये ब्लॉक, ये जो कक्षक है, ये समझ में आ रहे हैं? परमाणु वाला आपने पढ़ा है चैप्टर, एटम वाला तो क्लियर है ना? देखिए, मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, मैंने कुछ YouTube वीडियो अपलोड किए थे, वीडियो थे बोर्ड पर, उनको आप हमेशा देखते रहिएगा। वो आपका बेस है, उनको जब भी टाइम मिले देखते रहिएगा, क्योंकि उससे चीजें क्लियर होंगी आपकी जो मैं भी बात कर रहा हूँ वो सारी। ठीक है, तो हमारे पास हो गया S1 S2 हो गए दोनों एस ब्लॉक के। इसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन D1 में जा रहा है, D2 में जा रहा है, D3 में जा रहा है, तो वो D10 होते हैं। डी कक्षक के अंदर हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी उपकोष की अगर बात करें तो डी उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। तो वर्ग की संख्या भी 1 से लेकर 10 तक हो गई। अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो D1 में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो D2 में आएगा। इस तरीके से वो हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और वो वर्ग की संख्या बढ़ती जाएगी। इसी तरह हमने पी ब्लॉक को रखा है। पी ब्लॉक में 6 वर्ग रखे हैं, क्योंकि पी कक्षक में, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। तो P1 हो सकता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है तो P1 में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो P2 में चला जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए P6 में जा रहा है तो वो P ब्लॉक का सबसे आखिरी वर्ग होगा। तो इस तरीके से हम निर्धारण करेंगे कि कौन से तत्व को किस वर्ग में रखना है, कौन से तत्व को किस वर्ग में रखना है। इसके लिए हमें देखना होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षक में जा रहा है, उस आधार पर हम उसको वर्ग का स्थान प्रदान करें। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था, अगर F में जाए तो F के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। तो इन ब्लॉक में 14 तत्वों को रखा गया है जिनमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक हो सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। IUPAC ने व्यवस्था की थी इस वर्गीकरण की, तो हमने इसको पूरा किया है। और इसके आधार पर, इसी आधुनिक टेबल के आधार पर हम एप्लीकेशन देखते हैं इसका और विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आई? 3 टेबल हुई हमारे पास। एक थी मेंडलीफ, दूसरी थी मोजले और तीसरी है IUPAC ने इसको क्लासिफाइड किया। तो यहाँ पर हमने तीनों टेबल देख ली और इसके गुणों को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। टेबल आप बना लोगे? यस सर। इस टेबल को बनाकर कितने लोगों ने देख लिया है? सबने बना लिया? जिसने नहीं बनाया वो बताए कि सर यूट्यूब से बनाई थी आपकी क्लास देख के। हाँ ठीक है, बना ली, बन गई आपसे? यस सर। जिन्होंने नहीं बनाई है वो यथाशीघ्र बना लें। कुछ लोग तो अभी ऐसे होंगे फोन को चालू करके सो गए होंगे, है ना ऐसे लोग? आवाज ही नहीं आती मुझे, 2-4 बच्चों की आवाज आती है, बाकी लोग कहाँ होते हैं मुझे पता ही नहीं रहता। मुझे तो लगता है कि फोन को चालू किया, चार्ज में लगाया और सो गए। अच्छा, आप कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? जरा मुझे फीडबैक देना। मैं सुन रही हूँ। सर सुन रहे हैं। सर सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सर, सब सुन रहे हैं। 10 आवाज आएंगे, 10 आवाज की सभी को टेबल बनानी आनी चाहिए। तो अब गुणों पे चल रहा हूँ इसीलिए बात कर रहा हूँ। मैंने टेबल को आपको बताया, टेबल कैसे बनी, क्या आधार रहा था, आधार मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग इस टेबल को बनाएंगे भी, तब जाके इसके गुणों का हम अध्ययन कर पाएंगे। ये जो सामने आपके टेबल, ये टेबल आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यहीं से लिया जाता है।
वो हमारा इतिहास था कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे, कौन कौन सी स्टेप से हम गुजरे, आवर्त सारणी कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरी और यहाँ तक पहुंची। इसलिए हमने उसके इतिहास को भी देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई और अब हम किस स्थान तक पहुंचे। तो आपके सामने है ये आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए इसमें मैं कुछ चीजों को और डिस्क्राइब कर देता हूँ, वैसे वीडियो में है लेकिन और भी यहाँ पर भी बच्चों ने नहीं देखा हो तो एक बार और कह दूं। देखिए धातु और अधातुओं की बात कर लेते हैं इसमें। तो ये जो आपका इधर पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे, पी ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से 18 के बीच में, तो ऑरेंज कलर की एक सिड्डी बनी हुई है। सिड्डी आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की? यस सर। इसमें सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम और एस्टेटीन ये हैं कुछ एलिमेंट हैं। ये सारे एलिमेंट जो ऑरेंज कलर में, ये उपधातु हैं, यानी इसके अंदर धात्विक कैरेक्टर भी हैं और अधात्विक भी है, मेटेलिक भी है और नॉन मेटेलिक भी है। तो ये उपधातु हो गए। इस उपधातु से नीचे की तरफ आइए आप, सिड्डी के नीचे की तरफ जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे धातु हैं। अगर आप ये पता लगा लोगे धातु है क्या धातु है, तो आप फिर ये दूसरी चीज, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, इस चीज को आप हल्के में मत लो। अगर आप ये बता ले तो ये धातु है, ये अधातु है, तो आप बॉन्ड बता सकते हो। बॉन्ड कौन सा होगा, मॉलिक्यूल में आयनिक होगा या सहसंयोजक होगा। अगर अधातु अधातु में बॉन्ड बन रहा है, अधातु और अधातु में बॉन्ड बन रहा है तो हमेशा सहसंयोजक होगा, और धातु अधातु में बॉन्ड बन रहा है तो हमेशा आयनिक होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बॉन्ड के। तो आवर्त सारणी से ही आप पता लगा पाओगे, आवर्त सारणी से अध्ययन कर पाओगे, क्लासिफाइड है कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे धातु हैं और कौन कौन से अधातु हैं। यदि आपको आवर्त सारणी याद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा धातु है कौन सा धातु है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आवर्त सारणी का अध्ययन कर लें, इसको बना लें। तो उपधातु कौन कौन से सवाल ये पूछ लिया जाता है, अधातु कौन कौन से सवाल ये पूछ लिया जाता है, और धातु कौन से ये भी। तो हमने इस आवर्त सारणी को धातु, अधातु और उपधातु में बांट दिया, 3 भागों में इसको हमने बांट दिया। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ यस सर। पूछो पूछो। एसपी को क्या बोलते हैं? एसपी को एसबी 51 सर, यही अच्छा। धातु होता है। अच्छा, एस बी एंटीमनी, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको क्लासिफाइड किया। उसके बाद बात करते हैं इसके गुणों की। तो गुणों की ओर चल रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए ये मैंने लिखा है 4 वर्गों में, इसको 4 ब्लॉक में बांट दिया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। तो 4 भागों में इस टेबल को बांट दिया। ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी इसमें ऐड कर लेना आप लोग। जैसे 100 तक तो इनके जो नाम है, जो हमने ऊपर पढ़े थे सिंबल्स, जैसे हमने कार्बन का सी लिखा था, तो जो नाम इसको मिल गया वो नाम के कोई नियम नहीं थे। यानी कि जैसे आपका नाम मान लीजिए किसी का नाम रख दिया पूजा, तो उसका कोई नियम नहीं है कि भाई कौन सी पद्धति से पूजा नाम रखा हुआ, जो रख दिया वो रख दिया। ऐसे ही जो तत्व का नाम था, रूट नेम जिसको बोलते हैं, जिसको जो नाम मिला, कार्बन को कार्बन मिला वो काला था, कार्बन मिला, जिसको जो मिलना था मिल गया, बिना किसी रूल के नाम दिए गए थे। लेकिन 100 के बाद जब बहुत सारे एलिमेंट आए तो उनके लिए फिर एक नियम बना दिया, नामकरण का नियम बना दिया, जो IUPAC ने ये नियम डिसाइड किए थे। उसमें ये कहा था कि जिसका परमाणु क्रमांक जैसे 100 से ऊपर जाएगा, तो 100 से ऊपर 101, 102 यानी 3 संख्या होंगी उसके अंदर। 1 होगा, 0 होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर उनको नाम दे दिए। जैसे 0 को उन्होंने कह दिया नील, 1 को बोला अन, 2 को बोला बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। इस तरीके से हमने उनके संख्याओं को हमने नाम दे दी केमिस्ट्री में। अभी तक तो आपने ABCD पढ़ी थी ना, अब गणित भी पढ़ी है केमिस्ट्री में। 1 को क्या बोलेंगे, अन, बाई, 2 को बाई, 3 को ट्राई। ये केमिस्ट्री की संख्या है, क्योंकि मैंने कहा था केमिस्ट्री की तो अपनी भाषा होती है, तो संख्या भी केमिस्ट्री में ही बोलनी पड़ेंगे। गणित में आपने बोली थी ना संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे बोली थी ना। इंग्लिश में भी बोली, हिंदी में कहा 1 2 3 4, इंग्लिश में कहा 1 2 3 4, और केमिस्ट्री में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे भाई, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। यार बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लगी है मेरे को, तेरी टांग। और 0 को बोलेंगे नील। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कि इनके सिंबल्स भी दिए, जैसे नील को कहा एन, अन को कहा यू, बी को कहा, बाई को कहा बी, ट्राई को कहा टी, क्वाड को कहा क्यू, पेंट को कहा पी। तो इस तरीके से इसके हमने सिंबल भी दे दिए, संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म भी दे दी। अब जैसे मान लीजिए हमें नामकरण करना है 101 का, तो 101 का नामकरण करते हैं। एक का तो हमने कहा था अन, 0 को कहा था नील, और 1 को कहा था अन, और ईएम सब में जोड़ेंगे। IUM, ईएम मैं आपको बता चुका था, धनायन बनाते हैं धातु और ईएम लगाते हैं। तो क्या नाम हो गया? अनिल अनियम, अनिल अनियम। सिंबल क्या हो गया? UNU, UNU, ये हो गया इसका सिंबल। IUPAC इसका सिंबल हो गया, IUPAC नाम हो गया, अनिल अनियम। इसी तरह से 102 का हो गया अनिल बायम, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम। और जैसे हम पहुंचे 111 पे, तो अन अन अनियम, अन अन अनियम, तीनों ही वन है, तो अन अन अनियम। सिंबल्स जब बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा इसका कैपिटल होता है, दो जो लास्ट के आते हैं वो हमेशा स्मॉल होते हैं। तो इस तरीके से हम सिंबल लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया अन यू यू यू, तो वो क्या हो गया? 111। क्लियर हुई पोजीशन? यस सर। सबको समझ में आ गया नाम कैसे किया है, नाम कैसे लिखा, उसका सिंबल कैसे ईएम बनाया, सब में सबको लगेगा क्लियर है? ना? ईएम सब में लगेगा। IUM लास्ट का जो आप लिखेंगे, क्वाड लिखे, हाँ। पेंट लिखे, अन लिखे, सब में ईएम लगेगा। ओके सर। ठीक है, उसके सर, बाद ये नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, IUPAC अधिकृत नाम ये क्या है 100 सर? प्लस के। अच्छा, इधर साइड में जो नाम आपको दिए हैं ये रूढ़ नाम है, जो नाम रखे गए हैं वही हैं, लेकिन हम बहुत सारा अगर ऐसे नाम बढ़ाते जाएं रूढ़ नाम, तो हमें सारे रटने पड़ेंगे। जैसे अगर बात करें परमाणु क्रमांक 101 का जो रूढ़ नाम है वो क्या है? मेंडेलियम, मेंडेलिवियम है ना, यानी मेंडलीव से लिया है ये नाम, और इसका वो हो गया जो शॉर्ट है वो MD है। इसी तरह से 102 का है वो नोबेलियम है। तो इस तरह से ये अगर हम नाम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो सबको रटना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी नियम के अकॉर्डिंग अगर नामकरण कर दें तो हमें उनको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है सर फिर? हाँ, 100 तक तो कंपलसरी, 100 तक तो हमारे पास विकल्प नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर हम IUPAC नाम याद रख सकते हैं। ऐसी कोई ट्रिक बताइए सर, जैसे अभी बताया। नहीं, ये रूट नाम को, हाँ सर। हाँ तो घर में कितने बच्चे हैं, मम्मी पापा, सबके यही नाम रख लो। किसी का नाम नोबेलियम, छोटा भाई है नोबेलियम, किसी का नाम है रदरफोर्डियम, ऐसे रख लो, सबके नाम याद हो जाएंगे। दरअसल रूट नाम को याद करने के लिए बार बार वो नाम लेना पड़ता है। आपके जब क्लास में जब चालू होती है तो आपकी क्लास में 200 बच्चे आते हैं, आपको सबके नाम याद नहीं रहते, 6 महीने बाद सबके नाम याद होते हैं। ये एक सिस्टम है, बार बार लोगे याद हो जाएगा, और उसका कोई तरीका नहीं होता बेटा, एक ही तरीका है, फिर नाम रख लो, बार बार जितनी बार ज्यादा बार लोगे उतनी बार जल्दी याद हो जाएगा। और आप नहीं लोगे नाम को, बोलेंगे नहीं नाम को तब तक। अब जैसे हम ही क्लास में है, कई बार हम नाम नहीं बोलते सबके, तो उनके नाम याद नहीं होते 2 साल में भी। और जो थोड़ा एक्टिव होता है, जिसका नाम बार बार लेते हैं, वो जल्दी से 10 दिन में याद हो जाता है। 10-8 बच्चों के नाम तो हमें 10 दिन में याद हो जाते हैं, और कुछ बच्चों के नाम हमें 2 साल में याद नहीं होते। कारण क्या है? जिस नाम को हम बार बार ले लेते हैं, नाम से बुला लेते हैं, याद हो जाता है। जिसको कभी नाम से नहीं बुलाया वो याद नहीं होता। तो इसका एक ही तरीका है, इसका तरीका है बार बार नाम लीजिए, और अगर जैसे आप शॉर्ट ट्रिक ही रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कह देना भैया सॉरी, सबको 100 सॉरी बोल के उनके नाम रख लो, और 2-4 दिन बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे चलें। यहाँ तक का क्लियर हुआ है? ये स्लाइड क्लियर हुई तो आगे चलें बेटा। यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परमाणु भार है जिनकी जरूरत पड़ती है
अणुभार ज्ञात करने के लिए। जैसे अगर आपसे कहा कि भाई H2SO4 का अणुभार ज्ञात करो, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए परमाणु भारों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो अणुभार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर कुछ अणुभार दिए गए हैं और उन अणुभारों को, सॉरी, परमाणु भार दिए गए हैं, उन परमाणु भारों को जोड़ देंगे तो अणुभार आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं डेली लाइफ में या फिर न्यूमेरिकल्स में या फिर कंपटीशन में, एग्जाम में, वो सारे मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद है एक चीज और थी जो आपने मुझे सवाल पूछा था, शायद आप भूल गए होंगे। आपने कहा था कि साहब आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित करेगी। पूछा था आप लोगों ने? यस सर, पूछा था। यस सर, पूछा था। और मैंने कहा था कि मैं जब आवर्त सारणी पढ़ाऊं तो याद दिलाना। आपने याद दिलाया नहीं, पर मुझे याद रहता है। जब मैं आपसे प्रॉमिस करके जाता हूँ मैं उसको याद रखता हूँ, मुझे वो पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर हमने क्या किया है कि धातुओं की सक्रियता के क्रम में इनको एडजस्ट किया। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है वो नीचे की तरफ है, यानी कि दूसरी लाइन में आप देखिए हाइड्रोजन लिखा है ऊपर, हाइड्रोजन। सेकंड लाइन में H+ लिखा है सबसे ऊपर, उसके आगे मैंने 0 लिख दिया। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, 0 है। और फर्स्ट जो लाइन है उसमें सबसे नीचे H लिखा हुआ, जिसका 0 है। सर और सेकंड लाइन में सारे नेगेटिव हैं और फर्स्ट लाइन में सारे पॉजिटिव हैं। तो जो नेगेटिव हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये प्रैक्टिकल डेटा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। जब दो रॉड का कंपैरिजन किया जाता है तब पता चलता है कि कौन सी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा मेटल लेगा। जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन के बाद ये हमारे पास टेबल आई। इस टेबल को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसमें हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, नीचे की तरफ जाते हैं क्रियाशीलता बढ़ती जाती है और ऊपर की तरफ जाते हैं क्रियाशीलता घटती जाती है। ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ में आई क्या? सर एक बार जैसे फिर से बता दीजिए। अच्छा एक एग्जांपल से बता दें। हाँ सर। यस सर। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के अंदर एग्जांपल लिया था, कॉपर लिया था और जिंक लिया था। हमने कहा था कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें डाल दो, तो क्या जिंक उसे डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, इसका आप टेबल से पता लगाइए। तो देखिए जिंक कहाँ है, जिंक कॉपर से नीचे है कि ऊपर है, इसको देखिए आप। जिंक का कंपैरिजन कीजिए कॉपर से। नीचे है सर। जिंक नीचे है ना? हाँ। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील हुआ, यानी जिंक तो कॉपर को हटा देगा। अब इसका उल्टा करो, जिंक सल्फेट का विलयन लिया और उसमें कॉपर डाला, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। जैसे हमने लिखा ZnSO4 + Cu, क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? नहीं। सर नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसे अलाउ नहीं करता। कॉपर है वो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील जो धातु होती है वो ज्यादा क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकती। चीज समझ में आई एग्जाम्पल से? और एग्जाम्पल दूं? एक और दे दीजिए। और एक और लीजिए बेटा। जैसे हमारे पास है ये निकल, सेकंड लाइन में चलिए Ni, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं Mg से। यानी कि हमने ले लिया NiCl2 + Mg ले लिया, मैग्नीशियम। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? NiCl2 + Mg, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर। हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम है वो निकल से ज्यादा क्रियाशील है, वहां से वो उसको हटा देगा निकल को और MgCl2 बना लेगा। ठीक है, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। उल्टा करो, MgCl2 + Ni रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। ये रिएक्शन नहीं होगी।
तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अनुप्रयोग है। विस्थापन अभिक्रियाओं में ये जो श्रेणी है ये आपको काम आएगी। याद कैसे करोगे? ऐसे कर लेना, ऐसे। कब से होगी पिटाई? मन करेगा आऊ, और मन को गुस्सा आया। इसी तरह से ये तो हो गई हाइड्रोजन से ऊपर वाली, हाइड्रोजन से नीचे वाली को कर लेना। प्रभा, स्नेहा, नीलम को कड़ा पहनाकर मना लूं, मजला काका बाप के लिए। तो ये ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक बना लें। कुल मिला के ये है कि मुझे तो जो याद चाहिए, जो रटा हुआ चाहिए वो चाहिए। अब सीरीज है, पूरे सीरीज को तो आपको रटना ही पड़ेगा। टेबल है वो रटना ही पड़ेगा। कुछ चीजें केमिस्ट्री के अंदर रटनी पड़ती हैं। मैंने कम से कम कोशिश की है रटने के लिए, लेकिन जो रटनी है उसको भाई उसके लिए मेरे पास विकल्प ही नहीं था, उसको रटना ही पड़ा था। तो ये सीरीज है, ये भी रटनी पड़ेगी, ऐसी टेबल रटनी पड़ेगी। ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक के लिए पाबंद नहीं है। जो आपको सही लगे, मेरे को जैसे याद होगी मैंने कर लिया, आपको जैसे याद हो जाए आप कर लीजिए। बस शर्त ये याद होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलें। उसके बाद बात कर रहे थे इसके कुछ गुणों की। तो गुणों पर चर्चा कल करेंगे, शायद आपकी अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। 1 बज गया है। नेक्स्ट क्लास होगी आपके भैया, नेक्स्ट क्लास होगी ना भी आपकी? यस सर। Yes, sir. है। ठीक है, तो दूसरे सर लिंक करेंगे। मैं बेटा क्लास को लीव कर रहा हूँ, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके सर।